फिर नेक्स्ट जो हमारी कंडीशन है जो हम पढ़ेंगे वो है लक्सेशन, या जिसको आप TMJ डिसलोकेशन कहते हैं, या इसी को ओपन लॉक भी कहते हैं। यानी हम लक्सेशन कह लेते हैं इसको, हम लक्सेशन स्टडी करेंगे। लक्सेशन बेसिकली ये है कि आपकी एनाटॉमिकल प्लस कुछ फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से आपका जो कंडाइल है वो फोसा जो आर्टिकुलर एमिनेंस है उससे एंटीरियरली पोजीशन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम सिंपल ये ड्रॉ कर लें कि ये हमारा कंडाइल है और ये इसकी आर्टिकुलर डिस्क है आगे जो नॉर्मली पड़ी हुई है इनिशियली, और ऊपर उसके ये फोसा है इस तरह जिसमें ये आर्टिकुलर एमिनेंस है। तो अब हमें पता है कि यहाँ पे हमारा यहाँ से अटैच्ड होगा सुपीरियर लैटरल टेरिगॉइड, पीछे हमारा रेट्रोडिस्कल लैमिना होगा, और नॉर्मल फंक्शन के अंदर हमारा जो रेट्रोडिस्कल लैमिना है वो इंटीरियर लिमिट सेट करता है हमारे आर्टिकुलर डिस्क की, और उसके साथ ही हमारी लिमिट सेट हो जाती है यानी इंटीरियर बॉर्डर मूवमेंट की, कि कंडाइल इससे आगे नहीं जा सकता। अब होता क्या है लक्सेशन के अंदर, बेसिकली ये होता है कि आपका जो सुपीरियर लैटरल टेरिगॉइड है उसकी प्रीमेच्योर कंट्रैक्शन है। ये वन ऑफ द कॉजेज़ है, मल्टीपल कॉजेज़ हो सकते हैं। हम पहले स्टार्ट वाले को देख लेते हैं। यानी आप समझें कि ओवर फुल माउथ ओपनड है, जो हमारा लैमिना है पीछे से ये फुली स्ट्रेच्ड है और ये डिस्क को फर्दर आगे नहीं जाने दे रहा। ठीक है, यानी ये इस वक्त यहाँ कहीं पे कंडाइल होगा, ये आपका पीछे से फुली स्ट्रेच्ड होगा जो रेट्रोडिस्कल लैमिना है, और ये फर्दर उसकी मूवमेंट को रोक रहा होगा, और यहाँ पे आपकी बॉर्डर मूवमेंट सेट हो जाएगी। अब अगर तो यूजुअली इसकी जो एटियोलॉजी है उसके अंदर आपके प्रोलॉन्ग डेंटल प्रोसीजर्स आ जाते हैं, यानी काफ़ी देर तक पेशेंट को मुंह खोलना पड़ा जिसकी वजह से मसल फटीग हो जाती है। तो सुपीरियर लैटरल टेरिगॉइड जो होगा ना उसकी प्रीमेच्योर कंट्रैक्शन होगी और वो आपकी डिस्क को आगे खींचेगा। प्रीमेच्योर कंट्रैक्शन की वजह से नॉर्मल फिनोमेना नहीं होगा, डिस्क आगे खींची जाएगी तो कंडाइल उसके साथ आगे आ जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट होगा तो खींचा हुआ वो इसके आगे आ जाएगा। ठीक है, तो वन ऑफ द कॉजेज उसकी ये है। अब जो पिक्चर हमारे पास बनेगी वो ये होगी कि ये अगर हमारा आर्टिकुलर जो ग्लिनोइड फॉसा और आर्टिकुलर डिस्क है वो ऐसे है, तो हमारा कंडाइल अब इससे आगे यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यानी वो ये लिमिट क्रॉस करके आगे चला गया हुआ है। जो डिस्क है उसके साथ दो फिनोमेनास देखे गए हैं। एक ये है कि वो इसके साथ ही आगे स्ट्रेच हो जाएगी, यानी अब डिस्क भी आपकी इंटीरियर पड़ी हुई है आपकी एमिनेंस के, और दूसरा ये देखा गया कि कंडाइल आगे खींचा जाएगा और डिस्क पीछे पड़ी रह जाएगी। बहरहाल दोनों में ये कॉमन चीज़ है कि आपका कंडाइल जो है वो आपके आर्टिकुलर एमिनेंस से इंटीरियरली पोजीशनड होगा। अब होता क्या है कि पेशेंट पैनिक हो जाता है, उसका मुंह बंद नहीं हो रहा होता, बंद करने के लिए वो बंद करने की तरफ ज़ोर लगाता है, उसके एलिवेटर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एलिवेटर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके कंडाइल के ऊपर अपवर्ड फोर्स लगती है, तो वो अपवर्ड फोर्स जो है वो इसको इंटीरियर टू द आर्टिकुलर एमिनेंस फर्दर ऊपर पुश करती है, जो कि हेल्पफुल नहीं है इसकी डिस्लोकेशन को रिड्यूस करने में। तो वो रिडक्शन कैसे होती है फिर? वो रिडक्शन ऐसे होती है कि अगर मैं यहाँ दोबारा ड्रॉ कर लूँ, मैं ज़रा इस तरह छोटा सा ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे ताकि समझ आ जाए। तो ये आपका कंडाइल आ गया, यहाँ पे आपके मैंडिबुलर टीथ होंगे, ठीक हो गया। और अब ये समझने के आगे पड़ा हुआ है आपके आर्टिकुलर डिस्क से, तो मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ कि
ये आर्टिकुलर एमिनेंस है और पीछे, ठीक है, ये आगे पड़ा हुआ है। तो अब इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपने पेशेंट को कहना मसल रिलैक्स करे, ढीला छोड़ दें उनको, और यहाँ पे आपने पहले डाउनवर्ड प्रेशर देना है मोलर्स के ऊपर, दोनों तरफ थंब रख के डाउनवर्ड प्रेशर रखेंगे तो ये स्लोप से नीचे आ जाएगा। फिर इसी तरफ आपने पोस्टीरियर प्रेशर देना है कि पीछे जाए ताकि ये डिस्क से पीछे आ जाए, और फिर अपवर्ड फोर्स लगानी है ताकि ये इसकी बेसिकली आप इस तरह से मूवमेंट करवाना चाह रहे हैं। तो डाउनवर्ड, बैकवर्ड एंड अपवर्ड आपने मोलर्स के ऊपर फोर्स रख के तो उसको पुश करना है। तो ये आपका जो कंडाइल होगा ये आर्टिकुलर एमिनेंस से पीछे अपनी नॉर्मल पोजीशन में चला जाएगा। ठीक हो गया। अब इसकी जो एक दो और कॉजेज़ हैं या एटियोलॉजी है वो ये है कि स्टडीज़ में ये फाइंड किया गया है, हर केस में एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन फाइंड ये किया गया है कि आपकी जो आर्टिकुलर ये एमिनेंस की स्लोप है ना, ये एक रोल प्ले करती है। जिस पेशेंट के अंदर या पर्सन के अंदर ये स्टीप होगी, यानी ये ज़रा ऐसे होगी, उसमें डिसलोकेशन के चांसेस कम हैं। जिसमें ये फ्लैटर होगी उसके अंदर डिसलोकेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। फ्लैट होगी ऑब्वियसली आप देख लें कि कम रेजिस्टेंस है नॉर्मल एनाटमी की, तो उस पर डिसलोकेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर एक और एटियोलॉजी है कि आपके माइक्रो ट्रॉमा होता रहता है, और जो आर्टिकुलर डिस्क के साथ अटैचमेंट्स हैं लिगामेंट्स की वो लूज़ हो गई हुई हैं, तो वो भी एक कॉज है। और थर्ड हमने देख ली कि मसल बेसिकली सुपीरियर लैटरल टेरिगॉइड की प्रीमेच्योर कंट्रैक्शन है जो इसको आगे खींच लेती है। फिर एक और पॉइंट इसमें आप नोट करें कि हमने कहा कि जब मैक्सिमम ओपनिंग पे है आपका कंडाइल तो जो रेट्रोडिस्कल लैमिना है वो टोटली स्ट्रेच हो गया है, और उसके बाद जब ये आगे खींचा जाएगा कंडाइल आपकी एमिनेंस से तो ऑब्वियसली वो एलोंगेट हो जाएगा, तो ये मूवमेंट अलाउ होगी। तो एक दफ़ा आपका रेट्रोडिस्कल लैमिना एलोंगेट हो गया तो फिर वो एंटीरियर बॉर्डर मूवमेंट जो वो सेट करता है, लिमिट सेट करता है, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी आपकी। तो वो भी आपकी फिर यानी एक दफ़ा आप समझे जिस पेशेंट की लग्जेशन हो गई वो फिर फर्दर प्रोन टू फर्दर डिसलोकेशंस हो जाता है। ठीक हो गया। अब एक और चीज़ इसमें है कि डिस्टोनियाज भी ये कॉज करवाते हैं। डिस्टोनियाज क्या होते हैं? डिस्टोनिया बेसिकली है कि आपके मसल्स की प्रीमेच्योर कंट्रैक्शंस इसमें होती हैं। तो अगर आपका यानी इस रीजन में है, यानी ओरल या टीएमजे के रीजन में है, तो उसको ओरोमैंडिबुलर डिस्टोनियाज कहते हैं। और इसके अंदर बेसिकली आपकी अनप्रोवोक्ड मसल कंट्रैक्शन हो जाती है, अनकंट्रोल्ड, यानी वो आपकी वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं है, खुद ब खुद हो जाएगी। जनरली फटीग की वजह से होती है, लेकिन डिस्टोनिया जिस पेशेंट में हो उसमें वैसे भी हो सकती है। तो उस पेशेंट में भी आप देखेंगे जिसमें डिस्टोनिया और प्रीमेच्योर कंट्रैक्शंस होती हैं, तो वो सुपीरियर लैटरल टेरिगॉइड आपके डिस्क के साथ कंडाइल को आगे खींच लेगा। तो ऐसे पेशेंट्स में जिनमें मल्टीपल एपिसोड्स हुई हों लग्जेशन की, तो उनके अंदर आप फिर एडवाइस करते हैं कि आपने बड़ा मुंह नहीं खोलना और मतलब माउथ ओपनिंग की लिमिट तक नहीं जाना, वरना चांसेस हैं कि डिसलोकेशन हो जाएगी। उसके बाद आपकी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ आ जाती हैं थोड़ी कुछ। उनमें से पहले इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जो हम देखेंगे जॉइंट के रिलेटेड वो आपकी है रेट्रोडिस्काइटिस। रेट्रोडिस्काइटिस मतलब रेट्रोडिस्कल टिश्यूज़ की इन्फ्लेमेशन, इसका ये मतलब है। ठीक है, होता क्या है, अगर फॉर सम रीज़न आपका कंडाइल ये पोजीशन है और डिस्क आपकी इंटीरियरली डिस्प्लेस्ड हो गई है, जैसे हमने देखा टोटल डिस्क डिस्प्लेसमेंट में कि आपकी डिस्क अब पोस्टीरियर उसके बॉर्डर की थिनिंग होती रही और अब पोजीशन ये आ गई है कि वो आगे पड़ी है, और यहाँ पे आपका रेट्रोडिस्कल लैमिना और सारा रेट्रोडिस्कल टिश्यू पड़ा है, और उसको सुपीरियर लैटरल टेरिगॉइड के मसल टोनस ने आगे खींच लिया है टोटली, कि आपकी जो कंडाइल है वो अब डिस्क पे एक्लूड ही नहीं करता, रेस्ट ही नहीं करता, वो डिस्क के पीछे वाले स्ट्रक्चर्स पे रेस्ट करता है। तो एक तो इसकी रीज़न है आपकी डिस्क डिस्प्लेसमेंट विदाउट रिडक्शन या टोटल डिस्क डिस्प्लेसमेंट, जिसमें आपकी डिस्क टोटली कंडाइल से एंटीरियरली पोजीशनड होती है। अब होगा क्या, बल्कि दूसरी रीज़न भी देख लें। दूसरी रीज़न ये आपकी प्रोग्रेसिव माइक्रो ट्रॉमा की एग्जांपल हो गई
के डिस्क डिस्प्लेसमेंट विद रिडक्शन से स्टार्ट हुई, वो प्रोग्रेस करते करते विदाउट रिडक्शन पे गई और टोटल डिस्क डिस्प्लेसमेंट हुई और वहाँ पे आपका फिर रेट्रोडिस्काइटिस स्टार्ट हो गया। दूसरी एग्जांपल है कि मैक्रो ट्रॉमा हुआ, एकदम कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ या सडन फोर्स लगी मैंडिबल पे तो कंडाइल पीछे को पुश हुआ। यानी नॉर्मल ही एनाटमी थी लेकिन कंडाइल पे एक डिस्टल फोर्स लगी और उसने जाके सडनली, अब ये समझने में बना लेता हूँ, यहाँ पे ये कंडाइल आ गया आपका, ये डिस्क बन गई हमारी। अब ये नॉर्मली पड़ी है और ऊपर मैं फॉसा भी बना देता हूँ, ये आपका फॉसा आ गया। अब क्या हुआ कि आप जो ट्रॉमा हुआ उसने आपके कंडाइल के ऊपर पीछे की फोर्स लगाई, वो पीछे गया और यहाँ पे उसने एकदम जर्की मूवमेंट से यहाँ पे पुश लगी जो सारे रेट्रोडिस्कल टिश्यूज़ थे उसके ऊपर, और ट्रॉमा की वजह से उनकी इन्फ्लेमेशन हो गई। तो एक एटियोलॉजी ये बन रही है कि आपके ओवरऑल कंडाइल ही उसके ऊपर रेस्ट करने लग गया, यानी सारी एक्लूजन की जो फोर्सेस हैं वो रेट्रोडिस्कल टिश्यूज़ में पड़ रही हैं। दूसरा है कि एक ट्रॉमा की वजह से उसके ऊपर फोर्सेस लगी और रेट्रोडिस्कल टिश्यू इन्फ्लेम्ड हो गया। अब ये जो टिश्यू है ये बेसिकली नर्व सप्लाई भी रखता है, ब्लड सप्लाई भी रखता है, तो इसकी इन्फ्लेमेशन होगी तो पेन होगी जहाँ भी मूवमेंट होगी, और इस कंडीशन में स्पेशली जहाँ पे कंडाइल ही उस पर रेस्ट करता है तो मूवमेंट पे भी पेन होगी, मूवमेंट लिमिटेड भी होगी, और जब भी लोडिंग होगी कंडाइल की तो फोर्सेस उसके ऊपर पड़ेंगी तो आपकी पेन होगी। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग क्लिनिकल फीचर आता है। आप ये देखें कि मैं दोबारा यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा ड्रॉ कर देता हूँ ताकि फ्रेम में, ये कंडाइल है, डिस्क हमारी एंटीरियरली पड़ी है और कंडाइल हमारा रेट्रोडिस्कल टिश्यूज़ के ऊपर क्लूड करता है, यहाँ पे क्लूड करता है, और फॉसा की ज़रूरत नहीं है। चले, अब होता क्या है कि जब आपकी फोर्सेस सारी इसके ऊपर पड़ रही हैं इस टिश्यू के ऊपर, और इसमें ब्लड सप्लाई भी है, नर्व सप्लाई भी है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है तो यहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी। जब यहाँ पे स्वेल हो जाएगा सारा टिश्यू तो एक कंडाइल के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगेगी, क्योंकि यहाँ पे आप समझे इन्फ्लेमेशन हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, तो डाउनवर्ड एक फोर्स लग रही है कंडाइल के ऊपर। अब अगर एक राइट साइड के आपके फॉर एग्जांपल कंडाइल के ऊपर रेट्रोडिस्काइटिस हुआ है और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग की वजह से डाउनवर्ड फोर्स लग रही है तो एक एक्यूट मैलक्लूजन बन जाएगी। ठीक है, ये एक एक्यूट मैलक्लूजन की तरफ आपको ले जाएगा। वो कैसे होगी देखते हैं। फर्ज करें अब मैं फ्रंटल व्यू ड्रॉ कर रहा हूँ कि ये आपका कंडाइल हम सामने से देख रहे हैं, ये कंडाइल और ये दूसरी तरफ का कंडाइल हो गया। ठीक है, थोड़ा सा एसिमेट्रिक है लेकिन चल, ये हमारे टीथ आ गए, और ये अपर के टीथ आ गए। अब समझे कि यहाँ पे रेट्रोडिस्काइटिस हुआ और यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई सारी, और यहाँ से मैंडिबल को डाउनवर्ड एक पुश मिल रही है। तो जब यहाँ से मैंडिबल नीचे जाने कंडाइल नीचे जा रहा है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपकी ओपन बाइट आएगी, यानी एक साइड से जब कंडाइल नीचे जाएगा तो उस साइड पे पोस्टीरियर ओपन बाइट आ जाएगी। तो ये एक आपको क्लिनिकल साइन मिलेगा रेट्रोडिस्काइटिस के पेशेंट के अंदर। तो ये आपको हेल्प करेगी कि आप आइडेंटिफाई कर लें कि पेशेंट को रेट्रोडिस्काइटिस हुआ है, यानी यहाँ से आपके कंडाइल पर डाउनवर्ड फोर्स लगी इन्फ्लेमेशन की वजह से, यहाँ से आपके मैंडिबुलर टीथ नीचे मूव कर गए यहाँ पे, और यहाँ पे टेक्निकली फल्क्रम बनेगा जिस पे ये सारा ऐसे मूव कर जाएगा। तो जो कॉन्ट्रालैटरल साइड होगी वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स आपके हैवी हो जाएंगे, और जो इप्सिलैटरल साइड होगी वहाँ पे आपके ओपन बाइट आ जाएगी। ठीक हो गया। अब इसी को आप फर्दर इसी इटियोलॉजी को आगे लेके चलें कि आपका डिस्क डिस्प्लेस हो गई हुई है और कंडाइल्स इस तरह रेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे फोर्सेस लगती रहे हैं, लोडिंग तो हो रही है ना, पेशेंट खा पी रहा है, नॉर्मल फंक्शन तो कर रहा है, तो विद टाइम जो रेट्रोडिस्कल टिश्यू है वो परफोरेट हो जाएगा और फिर कंडाइल डायरेक्टली फॉसा के ऊपर क्लूड करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये एक
कॉज होगी कि जब बोन बोन के साथ कांटेक्ट में आएगी तो आपकी बोनी चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगी। ये भी ध्यान में रखें कि ये सिंगुलर एटियोलॉजी नहीं है, लेकिन ये एक वो एटियोलॉजी है जो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट्स लेके आती है। तो वैसे बेसिकली ये है कि अगर बहुत हैवी एक्सेसिव लोडिंग होती है फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो बोनी चेंजेस आने लग जाते हैं। इसको कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, यानी अगर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक्सेसिव लोडिंग होती रहती है तो आपका अगर ये स्मूथ कंडाइल ऐसे होना चाहिए तो वो यानी उसकी इंटीरियर जो बॉर्डर उसका अक्लूड करता है ऊपर डिस्क के साथ, उसमें आपके चेंजेस आ जाएंगे। तो ये लॉन्ग टर्म होगा अगर सिर्फ अक्लूजल लोडिंग उसके हैवी लोडिंग प्रोलॉन्ग, ठीक हो गया। लेकिन जो प्रोग्रेसिव या आप कह रहे हैं एटियोलॉजी जो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है वो ये है कि आपकी डिस्क डिस्प्लेसमेंट हुई, फिर रेट्रोडिस्काइटिस हुआ, रेट्रोडिस्काइटिस प्रोलॉन्ग रहा तो वो परफोरेट कर गया सारा और डायरेक्टली बोन बोन के साथ कांटेक्ट में आ गई और फिर वहाँ पे आपकी बोनी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई। ये कंडाइल में भी हो सकती है और फिर फोसा में भी ये चेंजेस आ सकती हैं, दोनों ऑस्टियो आर्थराइटिस कहलाती हैं। फिर ये होगा कि आपकी आपने फ़र्ज़ करें आइडेंटिफाई किया पेशेंट को ये प्रॉब्लम आ रही है और आपने स्प्लिंट दे दिया, पेशेंट ने स्प्लिंट पहनना शुरू किया तो क्लूजल फोर्सेस कम हो गई, तो वहाँ पे जो बोन है उसके अंदर अडेप्टिव चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी आप ये समझे कि टेक्निकली वहाँ पे जो एक्सेसिव लोडिंग की वजह से चेंजेस आ गए थे तो वो अब बॉडी उससे रिकवर करना शुरू कर देगी, तो उसको या अडेप्ट कह लें, ज़्यादा अच्छा वर्ड है, तो उसको आप कहते हैं ऑस्टियोआर्थ्रोसिस, यानी आर्थराइटिस और आर्थ्रोसिस। फ़र्क ये होगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये आपकी एक्टिव प्रॉब्लम है, यानी इसमें बोनी डिस्ट्रक्शन हो रही है, और ऑस्टियोआर्थ्रोसिस आपकी अडेप्टिव स्टेज होगी उसी डिजीज़ की। तो अब अगर आप टियोलॉजी का कंटिन्यूम देखें कि हो क्या रहा था प्रोग्रेसिवली, तो आपने माइक्रो ट्रॉमा या माइक्रो ट्रॉमा की वजह से आपकी पोस्टीरियर डिस्क की थिनिंग स्टार्ट हुई, सुपीरियर लैटरल टेरिगोइड के मसल टोनस ने उसको आगे खींचना शुरू किया और एक दिन आया कि आपका डिस्क जो कंडाइल था वो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द डिस्क पे रेस्ट करने लग गया। इसको आपने कहा डिस्क डिस्प्लेसमेंट है। फिर आप मुंह खोलते हैं तो आपका कंडाइल नॉर्मल इंटरमीडिएट जोन पे चला जाता है, तो वो डिस्क डिस्प्लेसमेंट विद रिडक्शन है। प्रोग्रेसिवली वो माइक्रो ट्रॉमा या मैक्रो ट्रॉमा कंटिन्यू रहा, मोस्ट लाइकली माइक्रो ट्रॉमा ही होगा। तो आपकी फर्दर थिनिंग होती गई पोस्टीरियर बॉर्डर की, सुपीरियर लैटरल टेरिगोइड का टोनस को फर्दर आगे खींचता गया और आपकी जो कंडाइल था वो टोटली डिस्क के पीछे एक्लूड करने लग गया। तो इसको आप टोटल डिस्क डिस्प्लेसमेंट कहेंगे या इसको डिस्क डिस्प्लेसमेंट विदाउट रिडक्शन कहेंगे कि अब मुंह खोलने पे आपका कंडाइल दोबारा डिस्क के साथ नॉर्मल रिलेशन में नहीं आता। ठीक हो गया। अब आप यानी डिस्क डिस्प्लेसमेंट विद रिडक्शन से स्टार्ट हुए और डिस्क डिस्प्लेसमेंट विदाउट रिडक्शन पे चले गए। फिर क्या हुआ कि अब आपका कंडाइल जो है वो पोस्टीरियर टू द डिस्क रेस्ट करता है रेट्रोडिस्कल टिश्यूज़ के ऊपर, तो वहाँ पे उसकी इन्फ्लेमेशन करवाएगा, उसको रेट्रोडिस्काइटिस कहेंगे, और वहाँ भी प्रोलॉन्ग रहती है अगर आपकी ट्रॉमा जो है माइक्रो ट्रॉमा, तो फिर इसकी परफोरेशन हो जाएगी और आपके कंडाइल और फोसा डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाएंगे और वहाँ पे फिर आपकी बोनी चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी, जिसको आप ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो ये एक सीरीज़ ऑफ चेंजेस आप कह लें TMJ के बन रहे हैं, जो कि आपको हेल्प करते हैं कि ये फाइंड आउट करने में कि क्या डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन क्या है, किस स्टेज पे आपके पास पेशेंट प्रेजेंट किया है, अगर ट्रीट करेंगे तो बेहतर हो जाएगा, नहीं करेंगे तो फर्दर आगे क्या एटियोलॉजी बन सकती है सारी। फाइनली एक और उसकी कंडीशन है वो भी देख लेते हैं ताकि कंडाइल की हमारी डिजीज़ कंप्लीट हो जाए, फिर हम मस्कुलर डिजीज़ की तरफ जाएँ। उसको कहते हैं इडियोपैथिक कंडाइलर रिजॉर्प्शन। इडियोपैथिक कंडाइलर रिजॉर्प्शन क्या है? इडियोपैथिक पहले तो लफ्ज़ ही बता रहा है कि इसकी कॉज अननोन है। कंडाइलर रिजॉर्प्शन यानी कि आपके जनरली बायलैटरल होता है या यूनिलैटरल भी हो सकता है,
तो आपकी बेसिकली कंडाइल जो हैं वो रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी उनकी नॉर्मल शेप नहीं रहेगी और उनका जो कंडाइल का स्ट्रक्चर है वो कम होना शुरू हो जाएगा। जनरली ये टीन एज फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होता है और उन पेशेंट्स में ज़्यादा होता है जो इमोशनल स्ट्रेस के अंदर ज़्यादा होते हैं। अब इसमें आपने करना क्या है, पेशेंट आपके साथ प्रेजेंट करता है, हम उसकी क्लिनिकल वो देखते हैं कि क्लिनिकल उसके क्या फीचर हमें मिलते हैं। बेसिकली आपने ओपीजी पे देखना है, दोनों साइड्स के कंडाइल को आपने कंपेयर करना है, उनकी शेप देखनी है, वो फ्लैट होने चाहिए, स्मूथ होने चाहिए उनके सर्फेसेस। अगर कहीं पे आपको स्मूथ नहीं लग रहे, रफ़ लग रहे हैं, तो आप सस्पेक्ट करें कि इडियोपैथिक कंडाइलर रिजॉर्प्शन है। स्पेशली टीनेज पेशेंट्स के अंदर जिनमें स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा है एग्ज़ाम की वजह से या लाइफ में कोई फर्दर प्रॉब्लम्स की वजह से स्ट्रेस ज़्यादा है। अब क्या होगा देखें, फ़र्ज़ कर लें कि अच्छा मैं उससे कलर कोडिंग सेम ही रखता हूँ। ये फ़र्ज़ कर लें हमारा कंडाइल था और उसके ऊपर ये हमारी डिस्क थी। अब समझें कि आपका कंडाइल जो है ना वो रिजॉल्व करना शुरू कर गया, और अगर ये उसका बॉर्डर था जहाँ पे वो होता था, तो रिजॉल्व करते करते वो यहाँ पे आ गया। समझने की बात है, वैसे तो एकदम तो नहीं होगा, प्रोग्रेसिवली हो। 1 मिलीमीटर उसका सुपीरियर बॉर्डर रिजॉल्व कर गया। अब हमें पता है कि कंडाइल और डिस्क की आपस में कांटेक्ट रहना चाहिए नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, तो कंडाइल ऑटोमेटिकली इसको यानी बॉडी कह लें अडेप्ट करने के लिए कंडाइल ऊपर को मूव करेगा ताकि आपका कांटेक्ट मेंटेन रहे। तो अगर हम 1 मिनट के लिए ज्यूम करते हैं कि बायलैटरल हमारी कंडाइलर रिजॉर्प्शन हो रही है, तो दोनों साइड के कंडाइल्स आपके ऊपर मूव कर रहे हैं, ठीक हो गया ना। अब मैं यहाँ पे साइड व्यू बनाता हूँ, ये आपका कंडाइल आ गया और ये आपकी इंसाइजर आ गए, यहाँ पे आपके समझे ये कोरोनॉइड है सर, यहाँ से ऐसे है, यहाँ पे आपका मोलर और ये चीज़ पड़ी है ऐसे, ठीक हो गया। अब क्या होगा कि आपका कंडाइल जो है वो, अच्छा मैं ऊपर वाले टीथ भी ड्रा कर, ऐसे हो, चलें थोड़ी सी ड्राइंग गंदी सी है लेकिन चलें समझ आ जाए। यहाँ से रिजॉर्प्शन स्टार्ट हुई, कंडाइल और डिस्क का आपस में रिलेशन मेंटेन करने के लिए कंडाइल ऊपर मूव किया। जब कंडाइल यहाँ से ऊपर मूव करेगा तो ऑटोमेटिक आप उसकी मैकेनिक्स समझें टीएमजे की कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स आपके हैवी हो जाएंगे और यहाँ से बाइट ओपन होना शुरू हो जाएगी, यानी आप समझें कि ओवरऑल मैंडिबल ऊपर जाएगा ऐसे, तो इस तरह आगे से नीचे मूव कर जाएगा, ठीक है। यानी उसकी जो लोअर बॉर्डर होगा उसकी ये मूवमेंट आएगी, तो जो पोस्टीरियर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं वो हैवी हो जाएंगे और एंटीरियरली आपकी ओपन बाइट प्रेजेंट हो जाएगी, क्योंकि आपका ये पार्ट नीचे मूव कर रहा होगा। तो एंटीरियर ओपन बाइट आपकी इसके अंदर जो है वो क्लिनिकल फीचर प्रेजेंट करेगी। इसको आप रेट्रोडिस्काइटिस से कंपेयर करेंगे। जब आपने रेट्रोडिस्काइटिस पढ़ा था और उसमें रेट्रोडिस्काइटिस की वजह से मैंडिबल पे स्वेलिंग की वजह से कंडाइल पे नीचे की फोर्स लगी थी, तो पोस्टीरियर ओपन बाइट क्रिएट हुई थी इप्सिलैटरल साइड की, जबकि इडियोपैथिक कंडाइलर रिजॉर्प्शन के अंदर आपको इंटीरियर ओपन बाइट मिल रही है। तो एक पेशेंट जो टीन्स के अंदर आपके पास प्रेजेंट कर रहे हैं इंटीरियर ओपन बाइट के साथ, आप लाजमी उसका ओपीजी चेक करें और देखें कि उसके कंडाइल्स जो हैं वो स्मूथ हैं या नहीं, और उसमें इडियोपैथिक कंडाइलर रिजॉर्प्शन को लाजमी एज अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस आप कंसिडर करें। तो ये टीएमजे की सारी जो इम्पोर्टेंट डिजीज़ थी वो हमने कवर की हैं। इसके बाद हम मसल्स की तरफ जाएंगे और फिर उनके ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। अब दो रह गई हैं, उनको भी टच कर लेते हैं। एक साइनोवाइटिस है, एक कैप्सुलाइटिस है। कैप्सुलाइटिस ये है कि जो कैप्सूल है टीएमजे का उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। साइनोवाइटिस है कि आपके जो साइनोवियल टिश्यूज़ हैं जो जॉइंट को लाइन करते हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। दोनों में सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, पेन और फंक्शनल मूवमेंट्स होती है, और लैटरल अगर आप बॉर्डर ऑफ द कंडाइल को पैल्पेट करें ईयर के एंटीरियरली तो पेशेंट को पेन होती है। बाकी उनमें कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है।
तो ये हमारी TMJ की डिजीज़ जो हैं वो कंप्लीट हो गई।